नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपकी अपनी प्लेटफ़ॉर्म अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने करंट अफ़ेयर्स की श्रृंखला को शुरू किया है, ठीक है? जो पिछले सारे जो महीने हैं 2024 के उनका हम करंट अफ़ेयर्स यहाँ पर करने वाले हैं। कल हमने जनवरी का करंट अफ़ेयर्स देखा था, आज हम फरवरी मंथ का करंट अफ़ेयर्स करने वाले हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए आप लोग। और क्लास को एक बार दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन के दौरान आप बने रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स चूँकि सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो हर एक पहलू को हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? बताइए। जो वेटलैंड डे हुआ था 2024 का, उसका आपको बताना है थीम क्या था, ठीक है? आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और सतत उपयोग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण या फिर आर्द्र भूमि और आर्थिक विकास। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? और इसका जो सही जवाब है वो क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ठीक है? क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका विषय था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? बताइए हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में या फिर सिक्किम में? बताइए कहाँ पर हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा मिलेंगे? तो हिम तेंदुए जो कि पहाड़ी क्षेत्र पर मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं लद्दाख में। कहाँ पर मिलते हैं? लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। अगर दूसरे स्थानों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका हो गया, ठीक है? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। लद्दाख में अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या में 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं, ठीक है? कितने? 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं। इस संख्या को भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारत में टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? बताइए भारत में टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, लिएंडर पेस और रोजर फेडरर, महेश भूपति और लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति या फिर लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? इन सभी को मिला था, जो इन सभी लोगों ने जीता है टेनिस में ग्रैंड स्लैम, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? बताइए। बात करेगा रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली की, इन्होंने जीता है क्या? या मैट एबडेन और एंड्रिया वावसेरी ने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीता है या फिर सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावा रशोरी ने जीता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल हुआ था उसके जो विजेता थे वो रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन थे, ठीक है? कौन था? रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया था, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल में कौन विजयी हुआ था? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल में कौन विजयी हुआ? डेनियल मेदवेदेव,
विजयी हुए, या फिर नोवाक जोकोविक, या फिर जैनिक सिनर, या फिर राफेल नडाल विजयी हुए थे? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही जवाब है यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का जो एकल फाइनल था वो जीता था जैनिक सिनर ने। कौन जीता? जैनिक सिनर ने जीता था। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कब हुआ था? जैनिक सिनर ने 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जीत हासिल की। जैनिक सिनर 1976 में एडियानो पनाटा के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने। यहाँ पे 28 अगस्त ना होके 28 फरवरी है। ठीक है, 28 अगस्त तो अभी आया भी नहीं है, तो ये 28 फरवरी है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? मतलब इनमें से कौन सी उपलब्धि रोहन बोपन्ना ने हासिल की है? बताइए। वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, या फिर वो पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, या फिर वह विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले ओडिशा के पहले एथलीट हैं? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जो पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग में पहुंचने वाले ये पहले उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र हो गई है 43 साल। ठीक है, 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 एक रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही शपथ ली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक में किन दो देशों ने भाग लिया था? भारत और चीन ने भाग लिया इसमें, भारत और पाकिस्तान ने भाग लिया, भारत और सऊदी अरब ने भाग लिया, या फिर भारत और नेपाल में? तो किन दो देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था बताइए। साडा तनसीक, तो ये हुआ था किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और सऊदी अरब के बीच ये अभ्यास हुआ था, जो कि राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक हुआ था ये। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? बताइए। 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? 75, 80, 85 या फिर 90? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो हमें पता है 2023 तक वो जो साइटें थी वो कितनी थी? 75 रामसर साइटें थी। लेकिन 2024 में 5 और नई साइट्स इसमें जुड़ गई, जिसमें 75 में 5 और जुड़ के कितनी ये हो गई हैं अब? तो ये हो गई हैं 80। कितनी हो गई हैं? ये 80 हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो रामसर साइटें हैं वो कितनी हैं? 80। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? बताइए। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, लाल किला दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली, या फिर विजय चौक नई दिल्ली? कहाँ पर होता है बीटिंग द रिट्रीट? वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बीटिंग द रिट्रीट है वो प्रत्येक वर्ष कहाँ पर होता है? विजय चौक नई दिल्ली में। कहाँ पर? विजय चौक नई दिल्ली में ये होता है। ठीक है,
और ये कब अभी इधर हुआ, तो अभी ये 29 जनवरी 2024 को ये समारोह हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन में को चिन्हित किया गया था। ठीक है, समापन पे ये हुआ था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की थी? 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसकी मेजबानी किसने किया? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक ने? बताइए किसने किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। ये किसने किया था? ये किया था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? बताइए कौन सा वो बैंक है? फटाफट जवाब दीजिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है या फिर जियो पेमेंट्स बैंक है? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। कौन है ये? पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये कब प्रतिबंध हुआ? तो आरबीआई ने मार्च 2024 से पेटीएम बैंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए लगाया है, नियामक मानदंडों के उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण ऐसी कार्रवाई की है। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? बताइए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसके पीछे क्या कारण रहा था? उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था, या फिर उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, या उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था? सही जवाब इसका क्या होगा बताइए। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने किस वजह से इस्तीफा दिया था? क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में जो ईडी था उसने गिरफ्तार किया था, जो ईडी है उसी ने गिरफ्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इन पे भ्रष्टाचार का आरोप कौन सा लगा था? तो भूमि घोटाले में ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, भूमि घोटाले के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सीएपीएफ सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता था? बताइए, सीएपीएफ या फिर अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता था? सिख रेजिमेंट की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी, गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी या फिर तमिलनाडु नौसेना दल ने जीता? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार इसमें जो जीता था वो जीता था दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने। किसने जीता? दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने जीता था। ठीक है, न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों कौन कौन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था और दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को ये अवार्ड दिया था? ठीक है, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? बताइए, अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% या फिर सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%? क्या होगा सही जवाब बताइए। फटाफट जवाब देते रहिए आप लोग।
इसका सही जवाब अगर देखें तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% घाटे का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? आइए देख लेते हैं यहाँ पर राजकोषीय घाटा जो लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5% तक पहुंचने का ये लक्ष्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की स्थिति क्या है? बताइए। आयकर जो स्लैब दरें हैं, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है? अंतरिम बजट 2024-25 में बढ़ी हुई दरें, घटी दरें, कोई बदलाव नहीं या फिर समाप्त कर दिया गया? बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो अगर आयकर की स्लैब दरों की बात करें तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? बताइए भारत में कितने हिम तेंदुए अभी मौजूद हैं? आपको उनकी संख्या बताना है। 500, 718, 1000 या फिर 2000? सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 718। कितने हिम तेंदुए हैं? तो वो हैं 718। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में तो भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन SPAI 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया और भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जो अनुमानित कुल संख्या वो 718 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड गुड़गांव, सूरज कुंड नोएडा, सूरज कुंड फरीदाबाद या फिर सूरज कुंड गाजियाबाद? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सूरज कुंड शिल्प मेला काफ़ी फेमस मेला है और इसका स्थान निश्चित है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है सूरज कुंड फरीदाबाद में। कहाँ पर होता है? सूरज कुंड फरीदाबाद में ये होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसका उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया था। और अगर श्रृंखला की बात करें तो ये 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला है। कौन से नंबर का? 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? यानी कि जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री इस समय हैं उनका नाम आपको बताना है। हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन या फिर CP राधाकृष्णन? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका क्या नाम है? उनका नाम है चंपई सोरेन। ठीक है, क्या नाम है? चंपई सोरेन उनका नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चंपई सोरेन कौन थे? तो ये थे झामुमो के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री थे, जो सोरेन सॉरी हेमंत सोरेन की जगह ये लेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था ED की गिरफ्तारी के बाद और उसी के बाद नए सीएम का चुनाव हुआ था वहां पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण बजट का, अंतरिम बजट का, अनुपूरक बजट का या लेखानुदान बजट? बताइए। आम चुनाव से पहले जो बजट आता है उसका नाम क्या है? आपको ये बताना है। क्या नाम होता है? जिसे अभी हाल ही में यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। और ये कौन सा बजट था? तो ये था अंतरिम बजट। कौन सा बजट था? ये अंतरिम बजट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? बताइए।
अकबर ने, राजा सूरजपाल ने, तोमर राजवंश ने या द्रौपदी मुर्मू ने। तो द्रौपदी मुर्मू तो ऐसे ही ऑप्शन दे दिया गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। सही आंसर की बात करें तो जो सूरज कुंड में जलाशय बना हुआ है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? वो तोमर राजवंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तोमर राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? 10वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के जो राजा थे सूरजपाल, ठीक है, राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है और सूरज कुंड इसीलिए इसको बोला जाता है। सूरज कुंड का मतलब क्या होता है? सूर्य की झील। क्या होता है? सूर्य की झील होता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, राजा सूरजपाल भी दिया है और तोमर राजवंश भी दिया है। तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए राजा सूरजपाल। ठीक है, क्या होना चाहिए? राजा सूरजपाल होना चाहिए, क्योंकि तोमर राजवंश से यही रिलेटेड है। क्लियर है? तो इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो विवादित क्वेश्चन बन जाएगा ये, अगर दोनों आ जाएंगे तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्टाफ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। कौन होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर? तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की अगर बात करें तो वो कौन होता है? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च कमांडर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित थी? प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में या फिर उत्तरी सागर में? कहाँ पर खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर। कहाँ पर खोजी गई? ये खोजी गई है बाल्टिक सागर में। ठीक है, बाल्टिक सागर में इसकी खोज की गई है। शोधकर्ताओं को बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर इसे खोजा गया है। 21 मीटर की गहराई पर इसे खोजा गया है। यहाँ 21 मीटर नहीं बल्कि जो है 21 मीटर की गहराई पर खोजा गया। 21 मीटर थोड़ी जो गहराई वो कम लग रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ एक बार चेक कर लिया जाएगा 21 मीटर है या 21 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, बता देंगे बाद में क्लियर करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना या फिर आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताइए। जो आदि महोत्सव 2024 था उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? तो आदि महोत्सव का जो मेन उद्देश्य था वो था जो आदिवासी जनजातियां हैं उनकी जो समृद्धि और विरासत को प्रदर्शित करना। ठीक है, जो जनजातियां उनकी समृद्धि और विरासत को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई? बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी जिसको बोला गया था, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ शुरू? कोलकाता में, मुंबई में, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली में? बताइए कहाँ पर ये शुरू किया गया था। तो अष्टलक्ष्मी की बात करें तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? ये हुआ था असम में। असम में कहाँ पर? गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? असम के गुवाहाटी में ये शुरू हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। भारत भारत टेक्स जो था 2024 वो कार्यक्रम किस लिए किया गया था?
प्रौद्योगिकी के लिए, कृषि के लिए, या फिर कपड़ा के लिए, या पर्यटन के लिए? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत टैक्स। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा भारत टैक्स, यानी कि अगर यहाँ पे टैक्स की बात करें तो TEX टेक्सटाइल का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और टेक्सटाइल इसके लिए होता है, कपड़े के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? बताइए, ब्रांड का नाम क्या है उस चावल का जो सब्सिडी द्वारा सीधे पहुंचाया जाएगा? भारत अनाज, भारत राइस, भारत एसेंशियल्स, या फिर भारत भोजन? क्या हो जाएगा सही आंसर, फटाफट आप लोग बताइए। क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, भारत राइस की। ठीक है, तो भारत राइस ब्रांड के नाम से ये उपलब्ध कराया जाएगा चावल। ठीक है, किसके नाम से, भारत राइस के नाम से। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। किसने शुरुआत किया है, मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस की शुरुआत की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो जो अवैध जो घुसपैठ है उसको नाकाम करने के लिए जो भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, तो भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर बाड़ लगाई जाएगी, आपको ये बताना है। 1643 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या फिर 3500 किलोमीटर? बताइए भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है। भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई की बात करें तो ये कितनी है, ये है 1643 किलोमीटर, जिस पर बाड़ लगाई जाएगी। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबद्ध हैं? देखिए, ये सीधा लाहौर से क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान से सीधा क्वेश्चन उठा के लाए हैं, और एक आप लोग हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और हम यहाँ पाकिस्तान से क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी है जिसने अधिकांश सीटें जीतने का दावा किया था या फिर जीती थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी? बताइए कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे अधिक ज़्यादा सीटें जीती थी आम चुनाव में? ये थी इमरान खान, जो पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही अधिकांश सीटें जीती थी। और ये किस पार्टी से थे, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी PTI से संबद्ध थे ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? सिंगापुर, दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क? सही जवाब क्या हो जाएगा, किसने एयर टैक्सी शुरू किया है, विश्व की पहली एयर टैक्सी? तो ये कारनामा किसने किया है, ये कारनामा किया है दुबई ने। किसने किया है, दुबई ने ये कारनामा किया है। क्लियर है, दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिकल एरियल टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क तैनाती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? किसने जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो चौथा संस्करण था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, या फिर जैन विश्वविद्यालय? सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इसके सही जवाब की बात करें तो ये जीता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
को जीता था। क्लियर है? यहाँ पे बात करें अगर पदकों की तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित कुल कितने 71 पदकों के साथ समग्र चैंपियन बनकर उभरा था। तो टोटल पदक भी याद रखिएगा, कितने टोटल पदक थे? 71 पदक थे, जिसमें 32 स्वर्ण थे, 18 रजत थे और 21 कांस्य पदक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑपरेशन ट्राइडेंट, वरुण व्यायाम करें, मिलन, ऑपरेशन ट्रोपेक्स। क्या होगा इसका सही जवाब, जो भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। ये कौन सा अभ्यास है? ये है मिलन। कौन सा अभ्यास है? मिलन अभ्यास है। ठीक है, कौन सा अभ्यास? मिलन अभ्यास। और ये कब हुआ था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाली नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। कितने? 2000 से ज़्यादा यहाँ पर नौसैनिक शामिल हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताइए, जो पुस्तक मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वो तो रहा है नई दिल्ली में, लेकिन कहाँ पर, एग्जैक्ट जगह क्या है, आपको ये बताना है। तो एग्जैक्ट जगह की बात करें तो वो कौन सी जगह है? वो है प्रगति मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान? प्रगति मैदान नई दिल्ली का है, जहाँ पर पुस्तक मेला आयोजित होता है। ये कब हुआ था? तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ था। और इसका अगर उद्घाटन देखें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया था। पुस्तक मेले का विषय था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। इसको याद रखिएगा, इसका जो थीम था वो क्या था? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अतिथि की बात करें तो इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि रहा था इसका। ठीक है, सऊदी अरब इसका सम्मानित अतिथि था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत नेट चरण द्वितीय जो है गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? बताइए, जो भारत नेट चरण सेकंड था गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क, उसमें कितनी पंचायतों को लाभ होना है? 5000 के लगभग, 6000 के लगभग, 7000 के लगभग, या फिर 8000 से अधिक? बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना। तो इस परियोजना से लगभग 8000 से अधिक पंचायतों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और बात करें अगर, एक मिनट, इससे होगा क्या? तो इससे हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी ग्राम पंचायतों को। क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी ग्राम पंचायतों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर का उद्देश्य क्या था? बताइए, क्या उद्देश्य था मुक्त आवाजाही व्यवस्था का? पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना, या फिर सीमा सुरक्षा को मौजूद करना। एफएमआर का क्या उद्देश्य है? बताइए, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जिसको बोलते हैं, क्या होगा इसका आंसर? बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति इसके तहत दी गई थी। ठीक है, इसके तहत 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति दी गई थी। और यहाँ पर बात करें, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करता है, जो दोनों पक्षों के लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता था। ठीक है, इसको अब रद्द कर दिया गया और पूरी जो सीमा है उस पर बाड़ लगाई जाएगी, जिसका भी हमने पहले भी जिक्र कर लिया है। ठीक है, तो ये व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स जो थर्ड के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? किसे नाइटहुड की जो प्राप्ति हुई है? रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल या फिर नरेंद्र मोदी? सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो किंग चार्ल्स जो थर्ड हैं, उन्होंने जो मानद नाइटहुड की उपाधि है वो दिया है सुनील भारती मित्तल को। किसको दिया है? सुनील भारती मित्तल को ये उपाधि दी है। ठीक है, सुनील भारती मित्तल कौन है? तो ये एयरटेल के फाउंडर हैं। ठीक है, किसके? एयरटेल के ये फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस लिए इनको दिया गया, तो ये भी देख लेते हैं। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनको ये जो अवार्ड है या फिर सम्मान है वो दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल जो बॉन्ड योजना थी उसको नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया? तो किसके तहत इसको घोषित किया था, बताइए। गोपनीयता का उल्लंघन था, सूचना के अधिकार का उल्लंघन था, धन का अनुचित धन का अनुचित वितरण था या फिर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। मेन क्या रीजन था जिसके तहत इसको नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन माना गया, बताइए, और इसे रद्द भी कर दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया इसको। तो ये किसका उल्लंघन करता था? तो ये करता था नागरिकों के जो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है वो करता था। ठीक है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता था ये, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? ठीक है, व्योम मित्र जो कि एक रोबोट है, हमें पता है, और ये क्या करेगा, बताइए, कौन सा विशिष्ट कार्य करने वाला है ये? पैनलों को संचालन करना, सरल प्रश्नों का उत्तर देना, या फिर जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करेगा, या अंतरिक्ष यान का संचालन करेगा, या फिर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करेगा? ये क्या करेगा व्योम मित्र? तो व्योम मित्र क्या करने वाला है? तो व्योम मित्र जो जीवन समर्थन और सूचना प्रणाली है उसका परीक्षण करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? धर्मपथ परियोजना के बारे में आपको बताना है, जिसका उद्घाटन कौन किया था? तो राज्य एवं परिवहन जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो है कौन, नितिन गडकरी, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचों में सुधार करना, जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर से जोड़ना, या फिर औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना। इसलिए धर्मपथ परियोजना लाई गई उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है, केंद्रीय राज्य एवं परिवहन मंत्री जो हैं वो, उन्होंने इसका जो उद्घाटन किया था, किस लिए किया था? जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी से मिर्जापुर जोड़ने के लिए। ठीक है, किसके लिए? जौनपुर को अयोध्या से वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने के लिए। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी, और धर्मपथ क्या करेगा? जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? बताइए, 2024 का अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड ने? किस देश ने इसको जीता है? तो ये किसने जीता था? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता था।
और कब जीता था? तो 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को कितने 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप को ये जीत लिया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था इसको। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता वहां पर भारत था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? यानी कि जो इसरो का गगनयान मिशन है उससे पहले वो रोबोट यानी कि जो महिला रोबोट है वो अंतरिक्ष में जाएगा। वो कौन सा है? व्योमनाथ है, गगनयात्री है, व्योममित्र है या एस्ट्रोनॉटिला है? तो भी हमने इसके बारे में बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये कौन है? ये है व्योममित्र। ठीक है, व्योममित्र कौन है? तो ये एक महिला रोबोट है। क्या है? एक महिला रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? बताइए। भारतीय सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका ब्रिज या फिर विश्व सेतु? कौन सा पुल है जिसे सिग्नेचर स्टे ब्रिज नाम दिया गया है? तो ये कौन सा ब्रिज है? ये है सुदर्शन सेतु। कौन सा ब्रिज है? सुदर्शन सेतु इसका नाम है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वाटका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया था। ठीक है, इसके लंबाई की बात करें तो कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। ठीक है, 2.32 किलोमीटर। वो कहाँ पड़ेगा? गुजरात के द्वारका में पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? कौन पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करती है? पेटीएम करता है, 197 कम्युनिकेशन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई इसका संचालन करता है? कौन करता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक? तो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक निजी बैंक है और इसके संचालन की बात करें तो इसका संचालन करता है 197 कम्युनिकेशन। कौन करता है? 197 कम्युनिकेशन इसका संचालन करता है। ठीक है, अभी इसके खिलाफ कुछ दायर हुआ था मुकदमा वगैरह और इस पे कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, तो इस पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2024 को आयोजित चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? कौन विजयी हुआ था? प्रजनेश गुणेश्वरन, रोजर फेडरर, लुका नार्दी या फिर सुमित नागल? बताइए। टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? ये कौन विजयी हुआ था? तो ये भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है सुमित नागल, वही विजयी हुए थे। ठीक है, सुमित नागल। अगला क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीकी लागू करने की योजना बना रही है? कौन सी तकनीकी या लागू करने वाली है? आरएफआईडी प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट आधारित जीपीएस, चेहरे की पहचान या फिर क्यूआर कोड स्कैनिंग? क्या करने वाली है? बताइए। टोल का संग्रहण करने के लिए, यानी कि जो टोल टैक्स है उसको काटने के लिए। तो ये किसका यूज़ करने वाली है? कौन सी तकनीकी का? तो ये यूज़ करने वाली है सैटेलाइट आधारित जीपीएस का यूज़ करने वाली है। किसका यूज़ करेगी? सैटेलाइट आधारित जीपीएस का ये यूज़ करने वाली है। ठीक है, सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने से है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सैटेलाइट आधारित जीपीएस। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? बताइए कौन है वो? पीवी नरसिम्हा राव है वो,
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं? बताइए, इनमें से सारे पद पर कौन चिन्हित हो चुका है? तो जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको कभी-कभी स्टैटिक का रूप देके भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस करंट को स्टैटिक में बदल देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन सभी पदों पर विराजित होने वाले वो कौन हैं? वो हैं चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है? चौधरी चरण सिंह जी हैं और ये चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि ये भा इनको अभी 2024 में भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो दिया गया था। इसी वजह से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है? तो ये कौन थे? ये थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है? और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जैसे पदों पर भी रहे हैं। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री थे ये और 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है? भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और तीसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? बताइए किस बदलाव को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। सही जवाब क्या होगा बताइए? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर बदलाव की बात करें तो कौन सा बदलाव हुआ है? इसमें ये बदलाव हुआ है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है, ठीक है? 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? बताइए। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अपोलो 11, ओडिसी, ओडोसियस या फिर आर्टेमिस? कौन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है? तो चंद्रमा पर उतरने वाले अगर सबसे पहले अंतरिक्ष यान की बात करें तो वो कौन था? वो था अपोलो 11। लेकिन यहाँ पर निजी अंतरिक्ष यान बोल बोल रहा है, तो जो पहला निजी अंतरिक्ष यान है वो बन गया है ओडिसियस। कौन बन गया है? ओडिसियस पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है चंद्रमा पर उतरने वाला, ठीक है? और अगर बात करें अपोलो की तो अपोलो 1972 में चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है? 20,000 करोड़ रुपए, 22,500 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए या फिर 30,000 करोड़ रुपए? कितने रुपए का निवेश यहाँ पर किया गया है बताइए? तो ये कितने रुपए का निवेश हुआ है? ये हुआ है 22,500 करोड़ रुपए का। कितना? 22,500 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया गया है 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने के लिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों KPS3 और KPS4 का उद्घाटन किया है। 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उद्घाटन दक्षिण गुजरात के नवसारी में हुआ है, ठीक है? कहाँ पर? दक्षिण गुजरात के नवसारी में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की जो आयु है वो 6 वर्ष होनी चाहिए? कौन से शैक्षणिक सत्र से ये लागू किया गया है बताइए? तो ये लागू हुआ है जो यही वाला सत्र जो वर्तमान में चलेगा 2024-25, ठीक है? कौन सा? 2024-25 से ये लागू हो गया है कि जो क्लास फर्स्ट है उसमें जो प्रवेश की आयु है वो 6 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा हैं ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में
ग्रैमी पुरस्कार जीता है? बताइए। वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार किस जोड़ी ने जीता है? ए आर रहमान, लता मंगेशकर, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति, या फिर सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी? बताइए किसने जीता है? और जो उनका एल्बम था उसका नाम था दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट के लिए जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी का ग्रैमी पुरस्कार जीता था, वो जीता था शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने। इसने शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने इसको जीता था। अगला क्वेश्चन है महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? महिला बैडमिंटन एशिया जो चैंपियनशिप थी उसको किसने जीता? भारत, थाईलैंड, चीन या फिर इंडोनेशिया? किसने जीता था? बताइए। तो ये चैंपियनशिप जीती थी किसने? किसी और ने नहीं बल्कि अपने देश भारत ने। कौन विजयी हुआ था? भारत देश इसमें विजयी हुआ था। ठीक है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सेतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? बताइए। बांग्लादेश ने जीती, नेपाल ने जीती, भूटान ने या फिर भारत ने जीती? किसने जीता सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब? तो ये भी किसने जीता था? ये भी भारत ने ही जीता था। ठीक है। किसने जीता था? भारत ने ही इसको जीता था। भारत 8 फरवरी 2024 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि सैफ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का विजेता बनकर उभरा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग कंसर्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? बताइए सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? मैक्सिको के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति या फिर जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? तो कौन इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो वो है अपने नरेंद्र मोदी जी। अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यही लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? बताइए। बीएपीएस मंदिर अबू धाबी में जिसका उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, उसका क्या महत्व है? यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है, या फिर यह भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? सही जवाब क्या होगा? बताइए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कराते हैं तैयारी एग्जाम से रिलेटेड, वो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो या फिर यूपी पीएससी से। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भारत में जो मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। ठीक है। यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। ठीक है। और इसको बनाया है जो संस्था है कौन सी? बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि बीएपीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है। हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे, यानी कि उनका दौरा हो चुका है। आपको बताना है वो कौन थे। जस्टिन ट्रूडो थे, द्रौपदी मुर्मू की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इंडिया की हैं, मार्क फिलिप्स या फिर बोरिस जॉनसन, इनमें से आपको बताना है।
तो गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है, वो हैं मार्क फिलिप्स। कौन है? मार्क फिलिप्स इस समय गुयाना के प्रधानमंत्री हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 6 से 11 फरवरी के बीच इनकी 6 दिवसीय यात्रा हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? बताइए, कौन सी पहल शुरू की गई है भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए? पीएम केयर्स, पीएम किसान, पीएम अभिम या पीएमजेएवाई? कौन सी पहल शुरू हुई है? तो ये पहल शुरू हुई है पीएम अभिम। ठीक है, कौन सी पहल? पीएम अभिम पहल शुरू हुई है भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए। ठीक है, पीएम ABHIM यानी कि अभिम पहल के तहत कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी खोली जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये था सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स था। और जो नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन या फिर चर्चित व्यक्ति हैं उनको हम अलग से क्लास लेकर आएंगे, उसमें करवाएंगे। तो ज़्यादातर हमने इसमें जो चर्चित व्यक्ति हैं और नियुक्तियों को शामिल नहीं किया है, और इनको हम एक साथ करने वाले हैं जो अभी तक की जो चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियां हैं। तो आज हमने फरवरी मंथ को कवर कर लिया है। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी और आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया होगा। तो जनवरी और फरवरी का हमने रिवीजन कर लिया है। अब जो अगली क्लास आएगी वो मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड आएगी। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।